स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज है स्टूडेंट्स इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से। रिटेल इन्फ्लेशन है वो डिक्लाइन हुआ है अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस मंथ के जो डाटा हैं उसके कंपैरिजन के अंदर में। स्टूडेंट्स रिटेल इन्फ्लेशन का जो कैलकुलेशन है वो हुआ करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो डाटा हैं उनको मंथली बेसिस पे रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में है। 2012 है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यहाँ पे एक बेस ईयर है, उसी को बेस ईयर मानते हुए जो कैलकुलेशन है उसको यहाँ पे कैरी आउट हुआ करता है। आप देखिए कि हमारा जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनका भी एक मैंडेट है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में कि 4+-2 का जो रेंज है उस रेंज के अंदर में इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करके रखना है। रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो रेट्स हैं उनको चेंज किया गया था और आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा भी बजट के अंदर में कुछ इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया जिससे कि इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जो कंजप्शन रेट है, परचेजिंग जो पावर है उसको इंक्रीज किया जा सके। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जिसके अंदर इन्फ्लेशन रेट है वो हायर रहा है। यहाँ तो आप देखिए कि इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल हुआ ओवरऑल, बट कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है वो हायर रहा है। तो बेसिकली हमारा रुपी का डेप्रिसिएशन होने की वजह से ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि हम अदर कंट्रीज या बाहर से इंपोर्ट किया करते हैं, उन सेक्टर्स के अंदर में आपको इन्फ्लेशन रेट है वो हायर देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स वो कौन से सेक्टर हैं? एडिबल ऑयल का जो सेक्टर है, हमारा ऑयल का जो डिमांड है वो इम्पोर्ट पे ही आप देखिए कि कंप्लीट होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन इस तरीके से नहीं है कि कम्प्लीटली जो एडिबल ऑयल का डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स एडिबल ऑयल है, फर्टिलाइजर है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है वो हायर ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे आईआईपी इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस किया गया है। आईआईपी इंडेक्स का जो प्रोडक्शन रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर और माइनिंग का जो सेक्टर है जिसके अंदर प्रोडक्शन रेट है वो लिटिल बिट हायर है अगर कंपेयर करें ओवरऑल आईआईपी इंडेक्स के साथ में। आईआईपी इंडेक्स के अंदर में आप देखिए कि जो 40% का जो वेटेज है आईआईपी इंडेक्स के जो डाटाज है वो भी हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है। और इस आईआईपी इंडेक्स के अंदर में जो 40% का जो वेटेज है वो किसको दिया गया है? हमारी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनको दिया गया है। ये 8 कोर इंडस्ट्री कौन सी हैं, इनको कितना वेटेज है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या हमारा जो सीमेंट है वो कोर इंडस्ट्री के अंडर में है? इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए, कुछ 4 ऑप्शन के अंदर इंडस्ट्रीज को बता दिया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा हमारा कोर सेक्टर का इंडस्ट्री है या नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर कुछ एलिगेशंस वो लगे थे, उनसे अभी कोर्ट के द्वारा पूछा गया है कि आप मिनिस्टर रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। तो बेसिकली आप देखिए कि उनका यहाँ पे सिचुएशन के बेसिस पे सवाल है कि कंटिन्यूस आप कोर्ट के लिए अपेयर करते हो, आपके ऊपर इस तरीके से सीरियस एलिगेशंस हैं, तो आप देखिए कि मिनिस्ट्री का जो पोस्ट है उसको आप वैकेंट करना चाहते हो इस समय में, इस सिचुएशन के दौरान में। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में ऑलरेडी एक आर्टिकल है जिसको कि हमने कुछ दिन पहले रीड किया था। लिली थॉमस केस है वो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कैसे डीक्रिमिनलाइज है वो किया जाए। ऐसे लोग हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हों जिनका कि कम से कम जो क्रिमिनल केसेज हैं उनके अगेंस्ट में हों। बट आप देखिए कि यहाँ पे जो केस के अंदर में उनके वो कन्विक्टेड नहीं है, एलिगेशंस ही हैं उनके ऊपर में, और जब तक उनका कोर्ट के द्वारा उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता तो बेसिकली वो एलिजिबल हैं एक नॉर्मल सिविलियन की तरह, जो भी उनको राइट्स हैं इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और फ्रांस के बारे में है। आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो फ्रांस के विजिट के लिए गए। अब स्टूडेंट्स फ्रांस के उस विजिट के कुछ आउटकम्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो लीडर्स हैं, इंडिया और फ्रांस के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट जो यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन हुआ है। जब इंडिया के अंदर G20 मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था तो उस दौरान में आप देखिए कि इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। इनिशिएटिव का बेसिक मैंडेट यही था कि जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनके थ्रू में आप देखिए कि लैंड और सी का एक कनेक्टिविटी को सेटअप किया जाए, इंडिया और यूरोप तक ये कनेक्टिविटी है वो कंटिन्यूस रहे। बट उसके लेटर फेज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1 मंथ बाद में ही जो इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट होता है गाजा स्ट्रिप के उस एरिया से,
और इजराइल एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसके थ्रू मेडिटेरियन सी से यूरोप को वो कनेक्ट करेगा एरिया। तो आप देखिए कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का जो इनिशिएटिव है या जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो सका प्रीवियस जो टाइम पीरियड है उस दौरान में। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया इस प्रोजेक्ट के बारे में। आप देखिए कि वहाँ पे मर्सील नाम का एक सिटी है जहाँ पे इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर है वो विजिट के लिए गए। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर में जो हमारे सोल्जर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। हमारे जो आप देखिए कि जो वीडी सावरकर हैं, विनायक दामोदर दास जो सावरकर हैं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनका भी वहाँ पे एक लाइफ इवेंट है, उनका भी कुछ वहाँ पे आप देखिए कि उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट हुआ था, उनके द्वारा किस तरीके से जो कॉलोनियल जो उनको ट्रांसपोर्ट किया गया था उसको उनके द्वारा एस्केप किया गया उसी एरिया के अंदर में। तो बेसिकली जो फ्रांस का जो सदर्न पार्ट है जो मेडिटेरियन के साथ में एरिया शेयर करता है, वहाँ पे आप देखिए कि मर्सील नाम का जो ये सिटी है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स आपको फ्रांस का रिगार्डिंग में जो लोकेशन है वो पता होना चाहिए, बट एक और डेवलपमेंट को हम रीड करते हैं पहले। इसके अलावा स्टूडेंट्स न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर में जो इंडिया के द्वारा आप देखिए कि स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप किया जाएगा, तो न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर में फ्रांस और इंडिया का एक जॉइंट कोऑपरेशन के थ्रू जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए हैं यहाँ पे कि आने वाले समय के अंदर में न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर भी बोथ कंट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा एक दूसरे का कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर में। अब आप देखिए कि फ्रांस का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए फ्रांस है वो सिचुएटेड है, सपोज कीजिए फ्रांस सिचुएटेड है। फ्रांस के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में बेल्जियम एंड लुक्सेमबर्ग नाम के जो कंट्री हैं, कौन कौन से कंट्री हैं स्टूडेंट्स? नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कंट्री हैं स्टूडेंट्स, बेल्जियम है, बेल्जियम है और लुक्सेमबर्ग है। फिर आप देखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको जर्मनी है वो देखने के लिए मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में कौन सा है? जर्मनी है। स्टूडेंट्स ईस्टर्न पार्ट के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ पे आपको स्विट्जरलैंड है वो देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे स्विट्जरलैंड है। साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे आपको इटली है, मोनाको है, इटली है, मोनाको नाम का जो कंट्री है। और आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर में आपको स्पेन है और एंडोरा नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज जिनके साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है फ्रांस। आपको लोकेशन जरूर से पता होना चाहिए। मैरी टाइम एरिया किसके साथ में शेयर करता है? क्या नॉर्दर्न सी है वो उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है? क्योंकि वो भी आपको पता है, वो होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे मैरी टाइम बेसिस पे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन के बारे में है। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के अंदर में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में कोर्ट के द्वारा 2023 के अंदर में एक केस है, वो एक केस है अनूप बरनवाल। केस का नेम है वो क्या है स्टूडेंट्स? अनूप बरनवाल केस है। इस केस के अंदर में कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि डिलीवर है वो किया गया जजमेंट कि आने वाले समय के अंदर में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसके अंदर में आप देखिए कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर हैं, सीजीआई हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है वो रहेंगे। बाद में गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि लेजिस्लेटिव जो पावर है, एग्जीक्यूटिव का जो लेजिस्लेटिव पावर है उसके थ्रू उनके द्वारा जो चेंजेज है वो किए गए, जो एक्ट है वो लाया गया। उसके अंदर में यूनियन गवर्नमेंट को जो मोर पावर है वो दिया गया है। सीजीआई को वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी से रिमूव करते हुए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक मिनिस्टर वहाँ पे उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा और स्टूडेंट्स लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। तो बेसिकली इस तरीके से सिलेक्शन कमेटी है उसको इंश्योर किया गया है। यहाँ पे जो पेटिशन है वो ये फाइल हुआ है कि जो न्यू सीईसी का अपॉइंटमेंट हो यहाँ पे, उससे पहले इस केस का जो चैलेंजिंग है या जो जजमेंट है वो डिलीवर किया जाए कोर्ट के द्वारा। तो अनूप बरनवाल केस आपको पता होना चाहिए जिसके अंदर सीईसी का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है या इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में जो जजमेंट है वो डिलीवर किया गया था कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट स्टूडेंट तेलंगाना के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तेलंगाना के वहाँ पे आप देखिए कि हाईली जो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा है उसका स्प्रेड देखने के लिए मिला है। बर्ड फ्लू H5N1 का जो यहाँ पे स्प्रेड है वो हुआ है। काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं उनका डेथ हुआ है इस बर्ड फ्लू के रिगार्डिंग में, तो उसी के फोटो के थ्रू यहाँ पे शो है वो किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 1984 के जो राइट्स हैं उनके बारे में हैं। आप देखिए कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उस समय में इंदिरा गांधी, उनको असैसिनेट कर दिया गया था। उसके लेटर फेज के अंदर में जो 26 राइट्स हैं वो देखने के लिए मिले थे हमारे कंट्री के अंदर में, जिनमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स उनका भी इन्वॉल्वमेंट था।
तो उसी में से एक पॉलिटिकल लीडर हैं जिनको कि कन्विक्ट किया गया है कोर्ट के द्वारा। अभी जो जजमेंट है वो नहीं अनाउंस किया गया कि कितना जो सेंटेंस है उनको यहाँ पे दिया जाएगा उस केस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया एज ए डेंजरस टूल के रिगार्डिंग में। चाहे वो किसी के भी हैंड के अंदर हो, किसी के भी कंट्रोल के अंदर में हो, वन काइंड ऑफ डेंजरस टूल है वो इसको बताया गया है। अब देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है उसको वायलेट करता है, तो उसको भी ऑब्जर्व किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। राइट टू प्राइवेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में या हमारे जो जजमेंट्स है, जिसके अंदर केएस पुट्टास्वामी केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू प्राइवेसी है उसको ऑब्जर्व है वो किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि जीबीएस के जो केसेज हैं, गैलियन बेरे सिंड्रोम के जो केसेज हैं वो सामने आए हैं मुंबई के। वहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए इसके अंदर नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ करता है, आपका जो बॉडी है उसके अंदर नमनेस है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और बेसिकली आप देखिए कि इसके अंदर में किसी भी तरीके का जो ट्रीटमेंट है प्रेजेंट समय में अवेलेबल नहीं है, तो मैक्सिमम यही है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। तो इस तरीके से जीबीएस के जो केसेज हैं उनका जो फर्स्ट डेथ है उसको ऑब्जर्व किया गया मुंबई के वहाँ पे। इससे पहले आप देखिए कि पुणे के वहाँ पे इसके केसेज हैं वो इमर्ज हुए थे। जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा लिकर का जो बैन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि लिकर को बैन करना है। आप देखिए कि लिकर को जब भी बैन किया जाता है तो आर्टिकल 47 जो डीपीएसपी का पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 47 जो गांधीयन प्रिंसिपल जिसको कि ऑब्जर्व करते हैं, गांधीयन फिलोसफी के ऊपर बेस होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं है कि कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है कौन सा अदर प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे। या आप देखिए कि वैसे हम यहाँ पे डिस्कस किया करते हैं जब भी बुक्स के अंदर में या फिलोसफिकल पार्ट के रिगार्डिंग में, तो गांधीयन फिलोसफी है कि जो डेट कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी हेल्थ के लिए इंजीरियस है उसको कंज्यूम है वो नहीं करना है। तो आप देखिए कि न्यूट्रिशनल जो लेवल है उसको इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में, इंजीरियस जो ड्रिंक्स है उनको बैन करने के रिगार्डिंग में आर्टिकल 47 के अंदर में मेंशन है। कुछ स्टेट्स के द्वारा बैन भी किया गया है, जैसे कि बिहार के वहाँ पे लिकर है उसको बैन किया गया है। तो ऐसे ही स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी डिमांड है प्रेजेंट समय के अंदर में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नर की रिगार्डिंग में। आप देखिए कि गवर्नर के द्वारा जिस तरीके से बिल्स उनको सेंड किए गए थे तमिलनाडु के वहाँ पे, और फिर उन बिल्स को उनके द्वारा कुछ समय के लिए विद होल्ड किया जाता है, कुछ समय के रिगार्डिंग उनके द्वारा डिसीजन है वो नहीं दिया गया, और बाद में आप देखिए कि विद हेल्ड करने के बाद में उनके द्वारा जो बिल है उसको रेफर कर दिया जाता है प्रेसिडेंट को। तो उसी के रिगार्डिंग में कोर्ट के द्वारा जो जवाब है वो मांगा गया था गवर्नर से। आर्टिकल 200 के अंडर में गवर्नर को जो पावर है, आर्टिकल 201 के अंडर में उनको पावर है बिल को रेफर करने के पर्सपेक्टिव से प्रेसिडेंट को। बट आप देखिए कि अगर असेंबली के द्वारा फिर से बिल को यहाँ पे पास है वो कर दिया जाता है, फिर से उस बिल को पास करके सेंड किया जाता है, तो गवर्नर को एक मैंडेट है कि बिल के रिगार्डिंग में जो जजमेंट है उसको डिलीवर किया जाए, असाइंट है उसको ग्रांट किया जाए। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे गवर्नर का जो पोस्ट है वो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। ऐसे स्टेट्स जहाँ पे अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ पे जो गवर्नमेंट एंड गवर्नर का जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली जो न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर में एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अलावा जो सिविल लाइबिलिटी एक्ट है न्यूक्लियर डैमेज के रिगार्डिंग में 2010 का, तो उन एक्ट्स को जो अमेंड है वो करने के बारे में डिस्कस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि हमारे कुछ कंट्रीज़ के साथ में न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर जो कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो उसी को एक यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है कि इन एक्ट्स के अंदर में इस तरीके से जो चेंजेस हैं वो कैरी आउट किए जा सके, जिससे कि कोई भी डैमेज हो तो उसका बेटर वे के अंदर जो कंपनसेशन है, बेटर वे के अंदर जो सपोर्ट है उस समय प्रोवाइड हो सके। इस तरीके से जो यहाँ पे अमेंड है वो ना किया जाए, जिससे कि कुछ कंट्रीज़ को जो बेनिफिट है वो यहाँ पे रिसीव हो। कुछ कंट्रीज़ की जो कंपनीज हैं उनको आप देखिए कि न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर जिनका डोमिनेशन है उनको जो प्रॉपर बेनिफिट है वो ना हो इस अमेंडमेंट की रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1984 का जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसके बारे में डिस्कस है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में 1986 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि ऐसा कोई भी एंटरप्राइज है जो कि हैजार्डियस एक्टिविटी के अंदर में इंगेज है, तो आप देखिए कि वो एब्सोल्युटली लाइबल है, किसी भी तरीके का वहाँ पे जो डैमेज है वो हुआ करता है उसके प्रोडक्ट की वजह से, तो एब्सोल्युटली जो लाइबल है वो बताया गया था। उसी के रिगार्डिंग में न्यूक्लियर सेक्टर के पर्सपेक्टिव से सिविल लाइबिलिटी जो न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है उसको लाया गया था 2010 के समय में।
बट आप देखिए कि वहाँ पे कुछ कैप है वो लगाया गया, जैसे कि कोई डैमेज होता है जिनके द्वारा प्रोडक्ट्स को सेंड किया गया है न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर में, कुछ कैप है वो लगा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। बट अगर हम बात करें ऐसा ही कोई एक डैमेज है 2011 के समय जापान के वहाँ पे फुकुशिमा के अंदर हुआ था। और आप देखिए कुछ डैमेज को जब वहाँ पे अगर कैलकुलेट किया जाता है तो जो हमारे यहाँ पे प्राइस है उससे मोर देन 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज़्यादा जो प्राइस है वो लगा है उस डैमेज को रिकवर करने के पर्सपेक्टिव से। तो बेसिकली जो कैपिंग का जो प्रोसेस है, कितना जो डैमेज हुआ है तो इतना जो प्राइस है उनके द्वारा पे किया जाएगा, ये भी बेसिकली एक रॉन्ग इम्पैक्ट है वो करता है जो किसी भी लाइबिलिटी की रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियर सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है, जो अमेंडमेंट्स है वो कैरी किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब अमेंडमेंट्स जब एग्जिस्टेंस के अंदर में आएंगे तो उसके बारे में डिस्कस है वो उस फेज के अंदर हम करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि जेंडर सेक्टर के रिगार्डिंग में है कि हमारा जो बजट अभी रिसेंटली जो प्रपोज किया गया है पार्लियामेंट के अंदर में, तो उस बजट के अंदर में आप देखिए कि विकसित भारत जो कि हमें 2047 तक अचीव करना है, इंडिया को एज ए डेवलप्ड इंडिया का जो स्टेटस है वो अचीव करना है। तो स्टूडेंट्स उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन यही है कि जेंडर सेक्टर को किस तरीके से जो बजट है उसको अलोकेट किया गया, जेंडर बजट का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहा। जेंडर बजट बेसिकली यहाँ पे वुमेन्स का जो डिपार्टमेंटल जो कितना मनी है वो अलोकेट हुआ है, कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं उनकी रिगार्डिंग में चलाए गए हैं। 2004 के समय ये जो टर्म है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जेंडर बजट का जो टर्म है। आप देखिए अगर हम बात करें बजट 2025 के बारे में, तो बजट के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं वो रखे गए हैं। एक पिलर है स्टूडेंट्स पुअर जो पर्सन है उनके रिगार्डिंग में, फिर आप देखिए कि यूथ जो पर्सन है उनकी रिगार्डिंग में है एक पिलर, एक आपको फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा, और स्टूडेंट्स वुमेन्स हैं। तो ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको कि बजट है वो डेडिकेट किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वुमेन्स के बारे में, तो आप देखिए कि जेंडर बजट के पर्सपेक्टिव से जो अलोकेशन है 8.8% जो अलोकेशन है वो हुआ है जेंडर बजट के अंडर में। आप देखिए कि स्टूडेंट्स 8.8% का यहाँ पे बजट का एलोकेशन है जो हायर है लास्ट 2 डिकेड्स के कंपैरिजन के अंदर में, कि लास्ट 20 ईयर्स के अंदर में जो बजट का जो जेंडर बजट का अलोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है वो रहा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर बताया गया कि फीमेल्स का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज हुआ है। स्टूडेंट जो ग्लोबल एवरेज है वो 47 का है फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर में, और इंडिया का जो यहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है फीमेल्स का वो 42% है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो ग्लोबल एवरेज है उसके नियर बाई एरियाज के अंदर में है, ओवर द ईयर्स हमारा जो कंपैरिजन है वो इंक्रीज हुआ है। बट स्टूडेंट्स मेल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो 79% है, और फीमेल्स का है वो 42% है। जो 37% का जो गैप्स है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कि गवर्नमेंट को उन इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया जाए जिससे कि वुमेन्स का जो मोर पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो। जैसे कि 90% जो वुमेन्स इंगेज है लेबर फोर्स के अंदर में, उनका 90% जो वर्क है वो देखने के लिए मिलता है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर में। और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर में जो गिग वर्कर्स हैं उनका आप देखिए कि गिग वर्कर है, गिग वर्किंग कंडीशंस वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है ओवर द ईयर्स के अंदर में। तो उन सभी जो वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल के थ्रू यहाँ पे जो एनरोल है वो किया जाए ई श्रम पोर्टल के थ्रू में। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे एआई मिशन है उसको भी लॉन्च किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में 600 करोड़ का एक मिशन है उसको लॉन्च किया गया। फार्मिंग का जो सेक्टर है उसके अंदर में वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है, वुमेनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एक टॉपिक है वो हुआ करता है कि वुमेन्स का जो वहाँ पे जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है। तो आप देखिए कि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको डी लिंक किया गया है, लैंड के साथ में उसको डी लिंक किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा जो लैंडलेस जो वुमेन्स हैं या उनका जो जिनके पास में कम लैंड है उन वुमेन्स को ये प्रॉफिट है वो प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल जो बजट है अगर हम जेंडर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे रीड करें इस बजट को, तो आप देखिए कि वुमेन्स को काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन है वो प्रोवाइड किया गया। ओवरऑल बजट के अंदर में जो अलोकेशन है वो भी इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे बजट जो कन्विक्टेड पर्सनस हैं उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने की रिगार्डिंग में जो बार करने की रिगार्डिंग में पेटिशन फाइल हुआ था कि अगर एक पर्सन है जो कन्विक्टेड होता है किसी केस के अंदर में, तो उस पर्सन को किस तरीके से आप देखिए कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई है वो नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो अप्लाई है वो नहीं कर सकता है। इवन तो आप देखिए कि जो एलडीसी है लोअर डिविजनल जो क्लर्क है उसके लिए भी वो अप्लाई है वो नहीं कर सकता है। तो कैसे कोई पर्सन है जो कन्विक्टेड है किसी केस के अंदर में,
तो उस पर्सन को फिर से यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग जो गवर्नमेंट हमारी कंट्री को रन करने के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया है। तो आप देखिए कि पॉलिसी मेकिंग का जो वर्क है वो दे दिया जाता है उस पर्सन को, एक समय का जो ड्यूरेशन है उसके लेटर फेज के अंदर में। तो उसको यहाँ पे जो बेसिकली जो डिस्कस है वो किया गया है। अब अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग में, तो स्टूडेंट 2013 के समय लिली थॉमस केस है वो आता है। लिली थॉमस केस के अंदर में जो बार है वो लगाया गया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 8 का जो क्लोज 3 है उसके अंदर में बताया गया है कि कोई पर्सन कन्विक्टेड है तो उसके कन्विक्शन कंप्लीट होने के बाद में 6 ईयर का जो गैप है वो रहेगा और उसी के बाद में वो इलेक्शन है उसको कंटेस्ट कर सकता है। क्या ये यहाँ पे जो 6 ईयर का जो बार है उसको रिड्यूस किया जा सकता है? यस स्टूडेंट, जो सेक्शन 11 है उसके अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अगर उसको रिकमेंड किया जाए तो उसका रिडक्शन हुआ करता है। सिक्किम के वहाँ पे इस रिडक्शन को किया गया था, उसी के रिगार्डिंग में कंसर्न्स ये हैं कहीं इसका आगे आने वाले समय में मिसयूज़ तो नहीं हो सकता है कि अपने जो फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं उनको आप देखिए कि जो बार है उसको रिड्यूस कर दिया जाए इस प्रोविज़न के थ्रू में। स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहाँ पे डिस्कशन ये भी है कि जो टोटल हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है जिसके अंदर 46% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके ऊपर किसी तरीके का जो चार्ज है वो लगाया गया है। वो किसी ना किसी जो केस है उसके अंदर में जो चार्ज हैं। 31% ऐसे भी हमारे जो पार्लियामेंट्स हैं जिनके ऊपर में आप देखिए कि सीरियस काइंड ऑफ चार्ज जैसे मर्डर है, किडनैप है, रेप है, इस तरीके के जो चार्जेज हैं वो लगे हुए हैं। तो हमारा जो क्रिमिनल प्रोसेस है हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको डीक्रिमिनलाइज है वो किस तरीके से किया जाए। अडानी ग्रुप जो है कि वो एक बिजनेस ग्रुप है जिनको कि आप देखिए कि जो गुजरात का जो कच्छ एरिया है जहाँ पे बॉर्डर है वो शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में, उस एरिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का एक प्रोजेक्ट है वो दिया गया है। उसी के रिगार्डिंग में जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा अपना वॉइस है उसको रेज किया गया है। इसके अलावा मणिपुर के बारे में है, नया जो उनका जो नेक्स्ट लीडर है जिनको चूज किया जाएगा, अभी जो डिसीजन है वो नहीं लिया गया है मणिपुर के पर्सपेक्टिव से। तो ये जो दो न्यूज़ है जो एग्जाम के जो न्यूज़पेपर के अंदर में था, एग्जाम के पर्पज से अभी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो पार्लियामेंट्री कमेटी है हमारी कंट्री के अंदर में, जो कि 1921 के समय एग्जिस्टेंस में आया था। पब्लिक अकाउंट कमेटी आप देखिए कि 15 मेंबर इसमें लोकसभा से हुआ करते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से हुआ करते हैं। जो यहाँ पे लीडर ऑफ जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन रहेंगे वो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी से रहेंगे। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा जवाब है वो मांगा गया है यहाँ पे गवर्नमेंट से कि नेशनल हाईवे के ऊपर जो टोल टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से उनके द्वारा डिसाइड हुआ करता है, किस तरीके से वो उसको रिव्यू किया करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए आपको, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, 3 ये पार्लियामेंट्री कमेटी हैं जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटीज़ हैं। स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा फ्री बीज का जो कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा फ्री बीज प्रोवाइड किए जाते हैं इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में, तो आप देखिए उसके द्वारा जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, जो पीपल्स यहाँ पे काम करने का जिनको ज़रूरत है उसको ये इम्पैक्ट किया है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ऑब्जर्व है वो किया गया एक केस के अंदर में। क्या आप देखिए कि वो बेसिकली काम करने का जो नीयत है उसको ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा स्पैम जो कॉल्स हैं उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, जो यहाँ पे जो टेक्स्ट मैसेज सेंड किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, तो उसी को यहाँ पे टाइट करने के रिगार्डिंग में कुछ रूल्स हैं वो फ्रेम किए गए हैं। यूएस के जो बेसिकली आप देखिए कि यूएस के सीनेट के द्वारा वोटिंग किया गया नेशनल इंटेलिजेंस के जो डायरेक्टर के रूप से तुलसी नाम से एक जो पॉलिटिशियन है उनका अपॉइंटमेंट के बारे में। यूएस सीनेट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए आपको, अपर हाउस है यूएस के, वहाँ पे यूएस का जो सीनेट है, और आप देखिए कि वहाँ पे हर एक स्टेट यूएस के अंदर में प्रेजेंटली 50 स्टेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हर एक स्टेट को 2 नंबर ऑफ सीट्स वो अलोकेट हैं सीनेट के अंदर में। तो आप देखिए कि टोटल वो आपको वहाँ पे 100 नंबर ऑफ सीनेट के जो मेंबर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। बट हमारा जो अपर हाउस है वो क्या है स्टूडेंट्स? राज्यसभा है। क्या राज्यसभा के अंदर भी यहाँ पे इसी तरीके से इक्वल रिप्रेजेंटेशन है हर एक स्टेट का? तो आप देखिए कि इस तरीके से नहीं है। उत्तर प्रदेश के वहाँ पे 31 जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के अंदर में प्रेजेंट हुआ करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं उत्तर प्रदेश को। राजस्थान के अंदर ये जो नंबर है वो 10 है, हरियाणा के अंदर में 5 है। तो आप देखिए कि स्टेट वाइज इसका वेरिएशन है, शायद पॉपुलेशन के बेसिस पे इसका वेरिएशन है, या आप देखिए कि किस बेसिस पे है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप पॉलिटी को रीड करते हो। पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है उसको ही रखा जाता है हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में।
उसी वजह से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं। बट जो रेशियो है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रेशियो है वो इक्विलेंट होना चाहिए कंप्लीट स्टेट के अंदर भी और अदर जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसराइल की जो फोर्सेज है उनके द्वारा एक अटैक किया गया सदर्न पार्ट ऑफ गाजा के वहाँ पे, उसका यहाँ पे डिस्कशन है कि सदर्न पार्ट ऑफ गाजा के वहाँ पे एक ड्रोन का अटैक हुआ जिसके अंदर में कुछ पर्सन है उनको हिट किया है वो ड्रोन। और स्टूडेंट्स, अरब लीग के जो लीडर हैं उनके द्वारा गाजा स्ट्रिप से पैलेस्टीनियन पर्सनस का जो अदर कंट्रीज के रिगार्डिंग में जो अदर एरियाज के रिगार्डिंग में जो माइग्रेशन को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो उसको आप देखिए कि कंडेम किया गया इस एक्टिविटी को यहाँ पे। अरब लीग है वो बेसिकली क्या है, 1945 के समय जो कैरो नाम की जगह है इजिप्ट के वहाँ पे, वहाँ से ये स्टार्ट होती है। इनिशियली जो 7 मेंबर हैं, 7 जो कंट्रीज हैं वो इसके पार्ट हुआ करते थे। बाद में आप देखिए कि आपको जो टोटल 22 कंट्रीज हैं इसके मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अरब लीग के बारे में था ये, आपको याद होना चाहिए ईरान नाम का जो कंट्री है वो अरब लीग का जो पार्ट है वो नहीं है। ईरान नाम का जो कंट्री है वो अरब लीग का जो पार्ट है वो नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे जो यूएस एंड रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका फ़ोन कॉल के बारे में है कि उनके द्वारा कहा गया है कि जल्दी मीटिंग को कैरी आउट करेंगे। और स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट के बारे में, उनका रिपोर्ट के अंदर में फाइंडिंग हुआ है कि बांग्लादेश के वहाँ पे जो अर्लियर गवर्नमेंट है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, बोथ के अंडर में जो ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है वो हुआ है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑफिस फॉर ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, ऑफिस फॉर ह्यूमन राइट काउंसिल है जो बेसिकली यूएन के अंडर में है। तो आप देखिए कि 1948 के समय में जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट है वो एग्जिस्टेंस में आता है, उसी के थ्रू 1993 के समय इस ऑफिस है उसको क्रिएट किया गया था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आईआईपी इंडेक्स का जो कोर इंडस्ट्री है वो आपको बताना है उनके वेटेज के साथ में। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू वेरी मच।